अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पोस्ट RN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल के यूनिट नंबर 8 जो कि हमारे साथ रोल ऑफ प्रीसेप्टर इन नर्सिंग प्रैक्टिस है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की शुरुआत करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले के लेक्चर में हमने रोल ऑफ फैकल्टी, प्रीसेप्टर एंड स्टूडेंट तक इसको डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्लिनिकल सुपरविजन मॉडल्स की और क्लिनिकल सुपरविजन मॉडल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सुपरवाइज़र को कि सुपरवाइज़र किसे कहते हैं, सुपरवाइज़र से क्या मुराद है। सुपरवाइज़र और मैनेजर इज़ द पर्सन हु लीड अ टीम ऑफ पीपल to achieve targets and goals set by the organization is called supervisor। सुपरवाइज़र से मुराद ये हमारे साथ वो लोग होते हैं, वो मैनेजर्स होते हैं जो कि एक टीम को लीड कर रहे होते हैं, जिनके अंडर एक टीम काम कर रही होती है और वो उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक टारगेट मिली हुई होती है, एक गोल जो है उनको मिली हुई होती है जो कि इन्होंने अपने टीम मेंबर से उस टारगेट को अचीव करवाना होता है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को हम सुपरवाइजर्स कहते हैं जो कि एक टीम को लीड कर रही हो और वो उनसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट और गोल्स होते हैं उसको अचीव करवाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, सुपरवाइजर्स कहते हैं। इसी तरह से अगर सुपरवाइज़र्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से हम बात करें कि सुपरवाइज़र्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या जिम्मेदारियां होती है, तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ जो जिम्मेदारी आती है वो ये है कि रिकॉग्नाइज द टैलेंट ऑफ ईच सबॉर्डिनेट। ईच सबॉर्डिनेट से मुराद ये है कि टीम में मौजूद जितने भी मेंबर्स होते हैं तो हर एक मेंबर के टैलेंट के बारे में सुपरवाइज़र्स को पता होना चाहिए। सुपरवाइज़र के पास इल्म होने चाहिए कि कौन से मेंबर में कौन सी टैलेंट मौजूद है, कौन सा काम जो है वो बेहतर अंदाज से सर अंजाम दे सकते हैं। तो इससे ये होगा कि सुपरवाइज़र फिर उनके टैलेंट के बेस पर उनको जो है टास्क जो है वो हवाले करेंगे और इस तरह से फिर उसके जो नताज है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव पॉजिटिवली जो है हमारे पास आएंगे। ठीक है। इसी तरह से दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर्स की ये होती है कि शेयर योर विजन ऑफ वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू गो। ठीक है। सुपरवाइज़र क्या करते हैं, सुपरवाइज़र कोई भी काम शुरू करने से पहले वो अपने टीम मेंबर्स को जो कि उनको लीड कर रहे होते हैं, तो अपने टीम मेंबर्स के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो विज़न होती है, जो स्लोगन होता है, वो उनके साथ शेयर करता है ताकि टीम में मौजूद जितने भी मेंबर्स हैं उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के मकासद के बारे में पता हो और तमाम मेंबर जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उस पर इफ़ेक्टिवली काम करते रहे। इसी तरह से ट्रीट एम्प्लॉयज़ विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। इसी तरह से सुपरवाइज़र्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो अपने टीम मेंबर्स के साथ जो है खुश इखलाकी के साथ पेश आए और हर एक टीम मेंबर को जो है उनको रिस्पेक्ट दे, उनको इज़्ज़त दे। ठीक है। कंडक्ट नेसेसरी मीटिंग्स efficiently and ensure they accomplish their intended task। ठीक है। इसी तरह से अगर मीटिंग्स की ज़रूरत हो, ठीक है, टास्क के दौरान, तो वो मीटिंग जो है एफिशिएंट तरीके से जो है उसको जो है अटेंड किया जाए और उनके जो टास्क होते हैं जो कि उनको हवाले किए गए होते हैं तो वो टास्क उनसे पूरे किए जाए। कीप योर स्टाफ इन्फॉर्म एंड अप टू डेट। इसके अलावा सुपरवाइज़र्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि इन्होंने अपने आप को अपडेटेड रखने के साथ साथ अपने जो टीम मेंबर हैं उनको भी अपडेटेड रखना होता है और उनको जो है वक्तन फ़वक्तन इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। बी एक्सेसिबल टू दोज अंडर यूर सुपरविजन। इसी तरह से सुपरवाइज़र के अंडर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं तो उन सब तक जो है सुपरवाइज़र्स की रसाई जो है वो हो, उन तक जो है उनकी रसाई जो है वो आसानी से हो। ठीक है।
इसके अलावा क्लिनिकल सुपरविजन मॉडल के हवाले से अगर हम बात करें तो क्लिनिकल सुपरविजन मॉडल ये असल में हमारे साथ एक कंसेप्चुअल मॉडल है जो कि हमें बताती है कि किस तरह से हम अपनी जो क्लिनिकल सुपरविजन है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और किस तरह से हम इफ़ेक्टिवली क्लिनिकल सुपरविजन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल सुपरविजन मॉडल में बेसिकली इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस दी गई है। अ सुपरविजन मॉडल इज़ अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट कैन असिस्ट in the delivery of clinical supervision। वही बात है जो कि अभी मैंने आपको कही। Such a framework can highlight significant stages of the supervisory processes, important function of supervision, role for clinical supervisor and supervisee, and suggestion on where to focus attention। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ जो क्लिनिकल सुपरविजन मॉडल है तो ये हमें सुपरवाइजरी प्रोसेसेस के जो मुख्तलिफ स्टेजेस है उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसी तरह से सुपरविजन के हमारे साथ जितने भी फंक्शन है उसके हवाले से हमें बताती है। सुपरवाइज़र और सुपरवाइजी के जो क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके हवाले से हमें बताती है और साथ साथ हमें ये भी बताती है कि सुपरविजन के दौरान हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा अटेंशन देनी है, किन चीज़ों पर जो है हमें ज़्यादा फोकस रखनी है। सेलेक्टेड मॉडल ऑफ क्लिनिकल सुपरविजन, क्लिनिकल सुपरविजन के हमारे साथ जो मेजर सेलेक्टेड मॉडल है तो इसमें हमारे साथ 3 किस्म के मॉडल्स है। ठीक है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ इंटीग्रेटिव मॉडल है, दूसरे नंबर पर हमारे साथ ओरिएंटेशन स्पेसिफिक मॉडल है और तीसरे नंबर पर हमारे साथ डेवलपमेंटल मॉडल है। बात करेंगे अब हम इंटीग्रेटिव मॉडल हॉकिन एंड शोहिट की। ठीक है, इंटीग्रेटिव मॉडल में क्या कहते हैं, दिस मॉडल look more closely at the process of supervisory relationships and divide supervision into 4 main components। ठीक है, इंटीग्रेटिव मॉडल में असल में जो मेन कंसेप्ट बताया गया है वो असल में सुपरवाइजरी रिलेशनशिप के हवाले से बताया गया है कि सुपरवाइज़र और सुपरवाइजी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको कैसा होना चाहिए। ठीक है, और इनका जो रिलेशनशिप होता है तो वो किन लोगों के दरमियान होता है। ठीक है, तो इसके हवाले से काफ़ी डिटेल के साथ इंटीग्रेटिव मॉडल में बताया गया है और साथ ही इस मॉडल को जो है 4 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है कि इस मॉडल के जो है हमारे साथ 4 कंपोनेंट है जिसके बगैर ये मॉडल क्या है, इनकम्प्लीट है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर सुपरवाइजर्स आते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको सुपरवाइजर्स की डिफिनीशन की है कि ये वो लोग होते हैं जो कि एक टीम को लीड कर रहे होते हैं जिससे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं वो पूरा करवाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम सुपरवाइज़र कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे साथ सुपरवाइजी है। सुपरवाइजी से मुराद ये वो लोग होते हैं जो कि सुपरवाइज़र के अंडर काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि हमारे साथ जो हेड ऑफ नर्स होते हैं। ठीक है, तो हेड ऑफ नर्स के अंडर दूसरे नर्सिस स्टाफ जो है वो काम कर रहे होते हैं। सो जो नर्सिस स्टाफ होते हैं जो कि हेड ऑफ नर्स के अंडर काम कर रहे होते हैं तो उन नर्सिस स्टाफ को क्या कहते हैं, सुपरवाइजी कहते हैं। इसी तरह से ये नर्सिस स्टाफ क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को केयर देते हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के उनके जो नीड्स होते हैं वो पूरा करवाते हैं। इसी तरह से वर्किंग कॉन्टेक्ट से मुराद ये है कि कहाँ पर इन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है सर अंजाम देनी है, कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने, कैसे करने हैं। तो ये सारा कुछ जो है वर्किंग कॉन्टेक्स्ट में इनको बताया गया होता है। इसके बाद हमारे साथ दूसरा मॉडल आता है ओरिएंटेशन स्पेसिफिक मॉडल। Orientation specific model use the same theoretic model used to treat client to work with supervisees such as। इसी तरह से इसमें हमारे साथ ओरिएंटेशन स्पेसिफिक मॉडल में असल में हमें ये बताया गया है कि जो नर्स स्टाफ होते हैं वो किस तरह से अपने क्लाइंट के साथ इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं, मिलजुल कर उनके साथ काम कर सकते हैं, उनसे जो है अपने जो नीड्स होते हैं या अपने पेशेंट के जो नीड्स है वो किस तरह से पूरे करवा सकते हैं। तो इसके हवाले से जो है ओरिएंटेशन स्पेसिफिक मॉडल में काफ़ी डिटेल के साथ बताया गया है। इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ साइको एनालिटिक सुपरविजन आती है। साइको एनालिटिक सुपरविजन में क्या होता है कि जो नर्स स्टाफ होते हैं वो क्या करते हैं, अपने क्लाइंट की जो साइकी होती है, उनकी जो मेंटालिटी होती है तो उसकी एनालिसिस करती है, उसकी जो है
उसकी जो है जायज़ा लेते हैं, ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि मेंटली तौर पर क्लाइंट की कंडीशन कैसी है। इसी तरह से बिहेवियरल सुपरविजन से मुराद ये है कि इसमें जो नर्सिस स्टाफ होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने क्लाइंट की जो बिहेवियर है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से रोगेरियन सुपरविजन हो गई और सिस्टमेटिक सुपरविजन हो गई, ठीक है। तो ये 4 टाइप की सुपरविजन है जो कि ओरिएंटेशन स्पेसिफिक मॉडल में आपको बताई गई है। इसके बाद हमारे साथ जो लास्ट मॉडल आता है वो है डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ सुपरविजन। डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ क्लिनिकल सुपरविजन सजेस्ट दैट सुपरवाइजीज पास थ्रू अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस, ठीक है। इसमें ये बात बताई गई है कि हमारे साथ सुपरवाइज़र के अंडर जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं, जितने भी सुपरवाइजी होते हैं, तो इनको कामयाब होने के लिए, इनको जो है प्रोग्रेस करने के लिए मंदरजा झेल स्टेजेस से जो है गुजरना पड़ता है, ठीक है। द फर्स्ट describe the supervisee moving through a series of stages that are quite different from one another. The supervisee strive for competence, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो पहली बात इसमें बताई गई है वो ये बताई गई है कि हमारे साथ जो सुपरवाइज़र के अंडर काम करने वाले जो सुपरवाइजी होते हैं, ठीक है, तो इनको कामयाब होने के लिए, इनको स्किलफुल होने के लिए जो है मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और ये स्टेजेस जो है, हर एक स्टेज जो है एक दूसरे से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। इसी तरह से दूसरी बात इस मॉडल में ये बताई गई है कि ईच स्टेज मस्ट बी क्वालिटेटिवली डिफरेंट इफ मैक्सिमम ग्रोथ इज टू अकर, ठीक है। इसी तरह से दूसरी बात इस मॉडल में ये बताई गई है कि हमारे साथ जितने भी स्टेजेस होते हैं, तो हर एक स्टेज जो है वो क्वालिटेटिवली क्या होता है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है, ठीक है। प्री एंड पोस्ट कॉन्फ्रेंसेस, प्री एंड पोस्ट कॉन्फ्रेंसेस से क्या मुराद है? प्री कॉन्फ्रेंस से मुराद ये है कि कॉन्फ्रेंस को करने से पहले हम जो डिस्कशन करते हैं, ठीक है, अपने लिए जो क्वेश्चंस जो है वो बनाते हैं, ठीक है, अपने लिए जो सिनेरियो बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्री कॉन्फ्रेंस कहते हैं। पोस्ट कॉन्फ्रेंस से मुराद ये है कि जब कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो कॉन्फ्रेंस के बाद का जो काम होता है उसको हम पोस्ट कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है। प्री कॉन्फ्रेंस किसे कहते हैं? प्री कॉन्फ्रेंस टेंड टू बी ब्रीफ एंड फोकस ऑन व्हाट स्टूडेंट विल बी डूइंग, ठीक है। प्री कॉन्फ्रेंस ये असल में हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कॉन्फ्रेंस करने से पहले कॉन्फ्रेंस के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कॉन्फ्रेंस के दौरान हम क्या करेंगे, ठीक है, हमारा जो रवैया होगा वो कैसे होगा, हम किस तरह की क्वेश्चन करेंगे, तो ये सारा कुछ जो है हम कॉन्फ्रेंस से पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो कॉन्फ्रेंस से पहले हम जो प्लानिंग करते हैं इसको हम प्री कॉन्फ्रेंसेस कहते हैं, ठीक है। जबकि पोस्ट कॉन्फ्रेंसेस फोकस ऑन व्हाट हैज़ बीन डन इन द क्लिनिकल सेटिंग एंड फ्रीक्वेंटली इंक्लूड एक्टिविटीज़ टू एनहांस स्टूडेंट लर्निंग एंड लिंकिंग थियरी टू प्रैक्टिस, ठीक है। पोस्ट कॉन्फ्रेंस से मुराद ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं, डिस्कशन करते हैं कि कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कुछ भी हुआ था तो उस पर हम क्या करते हैं, नज़रसानी करते हैं, उस पर हम नज़र डालते हैं कि कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने जो बातें की थी आया हमने ठीक की थी, आया हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स के मुताबिक बातें की थी या नहीं। तो कॉन्फ्रेंस के बाद जब हम ये करते हैं तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, पोस्ट कॉन्फ्रेंस कहते हैं। पर्पस ऑफ प्री क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस, प्री क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस को करने का मकसद क्या होता है? प्री क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस को करने का जनरली अगर मैं आपको बताऊं, इसका जो मकसद है वो यही होता है कि हम अपने जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को हम चेक करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लिनिकल के लिए जा रहे हैं, जो कि ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो इन्होंने अपने लिए जो गोल सेट किए हुए हैं, आया वो गोल्स अचीवेबल है या नहीं, आया ये गोल जो है ये अपने क्लिनिकल के दौरान इसको मुकम्मल कर सकते हैं या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्री क्लिनिकल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ठीक है। सो प्री कॉन्फ्रेंस शेयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, व्हाट स्टूडेंट्स से अबाउट ए साइन, क्लाइंट गिव्स फैकल्टी अ क्लू ऑफ द स्टूडेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। वही बात है जो कि मैंने आपको कही। इसी तरह से फॉर एग्जांपल फैकल्टी में नो दैट एन असाइंड क्लाइंट इज डायबिटिक एंड हैज़ अर्ली मॉर्निंग इंसुलिन शेड्यूल।
If a student fails to communicate that the client is an insulin dependent diabetic and never mention the need for insulin before breakfast, most likely student preparation fails to meet a standard for safe effective care. ठीक है, मिसाल के तौर पर फैकल्टी जो है वो जानती है कि स्टूडेंट्स को जो है एक असाइनमेंट दी गई है जिसमें उनके पास जो पेशेंट है वो डायबिटिक है, जिनको हर सुबह सवेरे उनको इंसुलिन दी जाती है। इसी तरह से अगर एक स्टूडेंट जो है वो नाकाम हो जाए पेशेंट को जो है इंसुलिन देने में, ठीक है, और उसके बारे में जो है फिर वो दूसरे लोगों को भी ना बताए, दूसरे स्टाफ मेंबर्स को भी ना बताए, ठीक है, कि इंसुलिन जो है इनको ब्रेकफास्ट करने से पहले देनी है, तो इस तरह से इनकी जो प्रिपरेशन होती है, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, A pre-conference give another opportunity to share with student your daily expectation for them। वही बात है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने स्टूडेंट्स की जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि उन्होंने क्लिनिकल के दौरान करनी होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, प्री कॉन्फ्रेंस से पहले अपने फैकल्टी के साथ शेयर करते हैं ताकि वो हमें बताए कि आया इन ऑब्जेक्टिव्स पर हम काम कर सकते हैं या नहीं, आया इन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, priority setting is enhanced because student most likely will be able to share who has early AM insulin and is going for an invasive procedure early in the day। ठीक है, प्री कॉन्फ्रेंस इनेबल फैकल्टी टू डबल चेक स्टूडेंट प्रियोरिटाइजेशन आल्सो। वही बात है कि प्री कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स की जो प्रियोरिटाइजेशन होती है, उन्होंने अपने लिए जो गोल सेट किए होते हैं तो उसको भी हम चेक करते हैं इस मकसद के लिए कि आया ये अचीवेबल है या नहीं। एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ थ्योरी इज़ लिंक टू क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसी तरह से उनको हम बताते हैं कि आप लोगों ने अपने लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं तो इसको आप किस तरह से प्रैक्टिकली जो है इसको आप पूरा करेंगे। तो इसके हवाले से उनके साथ हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं प्री कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा प्री कॉन्फ्रेंस इनेबल स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजंस इन अ सेफ एंड प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। प्री कॉन्फ्रेंस जो है ये स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाती है कि वो फिर अपने प्रॉब्लम को ख़ुद सॉल्व कर सकते हैं और इसके साथ साथ ऐसे सेफ डिसीजन ले सकते हैं जिससे वो भी सेफ़ होते हैं और इन्वायरमेंट भी क्या होता है, सेफ़ होता है। पोस्ट कॉन्फ्रेंस की अगर पर्पसेस की हम बात करें तो पोस्ट कॉन्फ्रेंस की पर्पसेस यही होती है कि हम क्या करते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस के बाद हम उस पर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि हमने अपने लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस से पहले जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, जो गोल्स हमने सेट किए हुए थे, तो आया हम उस गोल को अचीव करने में कामयाब हो चुके हैं या नहीं। ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम पोस्ट कॉन्फ्रेंस करते हैं। केस स्टडी बेस्ड ऑन पेशेंट दैट स्टूडेंट हैव केयर फॉर ओवर टाइम में आल्सो बी यूज। क्लिनिकल पेशेंट सिचुएशन आर हेल्पफुल टू फैसिलिटेट लिंकिंग थ्योरी टू प्रैक्टिस। दिस एग्जाम्पल कैन हेल्प गाइड समवन हु हैज़ नॉट डन पोस्ट कॉन्फ्रेंस बिफोर। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ क्लिनिकल कॉन्फ्रेंसेस। क्लिनिकल कॉन्फ्रेंसेस करने का फ़ायदा क्या होता है, बोथ टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसेस आर प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। ठीक है, दोनों कॉन्फ्रेंसेस जब हम करते हैं तो इससे जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्टिव रहता है। इन अदर वर्ड एनीथिंग इज सेफ टू डिस्कस एंड फैकल्टी प्लेज नॉट टू पेनलाइज स्टूडेंट फॉर एनी एरर इन थिंकिंग बिकॉज नो हार्म टू पेशेंट विल अकर। ठीक है, सिंपल अल्फाज में अगर इसका मैं आपको बताऊं तो क्लिनिकल कॉन्फ्रेंसेस करने का मकसद यही होता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव से अपने फैकल्टी को आगाह करें और फैकल्टी जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव के बारे में जाने और हमें बताए कि अगर हमारे ऑब्जेक्टिव अचीवेबल है, इसको अगर हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं और बग़ैर किसी हार्म के अपने पेशेंट पर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें अपनी फैकल्टी से जो है इजाज़त मिल जाती है और उसको फिर हम आसानी से सेफली परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो इससे फिर जो है वो कन्फ्यूजन रहेगी और फिर हमें पता नहीं होगा कि हम जो काम करने वाले हैं आया ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन टू आस्क इन पोस्ट कॉन्फ्रेंसेस इंक्लूड हाउ वुड यू डील विद दिस सिचुएशन, व्हाट वुड यू डू डिफरेंशियली एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है, ड्यूरिंग बोथ टाइप ऑफ conferences students have the opportunity to develop collegial
रिलेशनशिप एंड बॉन्ड एज क्लिनिकल ग्रुप। ठीक है, इसी तरह से जब हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो दोनों कॉन्फ्रेंसेस के दौरान स्टूडेंट्स के पास ये मौका भी जो है अवेलेबल होता है, मौजूद होता है कि वो अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ एक कॉलीग रिलेशनशिप जो है वो कायम करे। As instructor, we can evaluate where students are in curriculum and help to build on what they have। ठीक है, conference time can be used to draw out their reading and correlate with what may occur or has occurred on the unit they take। ठीक है, giving constructive feedback establish trust, बैलेंस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव को हमने बैलेंस रखना है, ऑब्जर्व करना है, इंटरप्रेट नहीं करना, स्पेसिफिक रहना है, अपने काम तक महदूद रहना है, फेस टू फेस हमने उनसे बात करनी है, पर्सनल किसी चीज़ को नहीं लेनी, फीडबैक जो है हमने मुसलसल जो है आगाह रखना है अपने फैकल्टी या सुपरवाइज़र को, और टाइम के साथ हर एक काम को हमने सरअंजाम देना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल का के लास्ट यूनिट का पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।